ये दुनिया सचमुच अजीब और खतरनाक चीजों से भरी हुई है। सौभाग्य से एडवेंचर ने अपनी ढालों का इस्तेमाल करके सबको सुरक्षित रखा। ढाल उठाए हुए हमारा नायक एक विचित्र राक्षस के हमले का बहादुरी से सामना करता है। उस जीव को हैरानी होती है कि उसका वार इतनी आसानी से रोक लिया गया, लेकिन योद्धा पूरी ताकत से ढाल पकड़े अपनी जगह पर डटा रहता है। तभी उसका एक साथी उसे हमले के लिए तैयार रहने की आवाज देता है। इसके बाद दल के जादूगर एक साथ आकर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं और एक आदेश के साथ ही दुश्मन पर आग का जबरदस्त प्रहार कर देते हैं। जब धुआं छटता है तो जमीन पर सिर्फ उस राक्षस का हाथ ही बचा रहता है। दल का तीरंदाज राहत की सांस लेता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। उसके साथी सुरक्षित रहने और लेवल अप होने की खुशी मनाते हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का फिर मारिन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि टीम में एक टैंक होना वाकई बहुत बढ़िया है। लेकिन अचानक पूरा दल सदमे में आ जाता है और शूरवीर से रुकने को कहता है। मारिन उनकी बात अनसुनी कर देता है और एक बार फिर वही काम करने की तैयारी करता है। वो एक बेहद तेज चाकू निकालता है और अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले वो ऑर्क के अंगों से सारे बाल हटाता है। उसके बाद वो बदबू पूरी तरह हटाने के लिए मांस में मसाले डालकर उसे पकाता है। कट तैयार होते ही वो मांस को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ये सब देखकर तीरंदाज शिकायत करता है कि वो कभी भी इतना घिनौना दृश्य देखने का आदी नहीं हो पाएगा। लड़की पूछती है कि वो इसे खाता ही क्यों है, लेकिन जादूगर इशारा करता है कि वो इसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करता है। पकवान को पूरा करने के लिए वो खास अंदाज में थोड़ा सा गार्निश डालता है और एक दिव्य चमक के साथ ऑर्क मीट पास्ता आखिरकार तैयार हो जाता है। फिर भी उसकी एक साथी को ये बेहद घिनौना ही लगता है, चाहे प्लेट कितनी भी सुंदर क्यों ना दिखे। उसकी राय की परवाह किए बिना नायक शांति से अपना भोजन खाने लगता है। उसे देखकर उसका दोस्त पूछता है कि क्या राक्षसों का खाना सच में स्वादिष्ट होता है। वो लड़की को भी थोड़ा सा देने की पेशकश करता है, लेकिन वो तुरंत घृणा भरे भाव से पीछे हट जाती है। शूरवीर मन ही मन सोचता है कि ये तो बेहद स्वादिष्ट है और यहाँ के लोग नहीं जानते कि वे क्या खो रहे हैं। वो रसीले मांस के स्वाद और मलाईदार पास्ता की नरम बनावट का आनंद लेता है। उसके दोस्तों को यह अजीब लगता है कि वो राक्षसों को खाते समय इतना खुश क्यों दिखता है और वे उसे अजीब इंसान कहते हैं। तभी तीरंदाज बात बदलते हुए पूछता है कि क्या उन्होंने लापता नायक के बारे में खबर सुनी है। लड़की चौंक जाती है और पूछती है कि वो कहाँ मिला। वो जवाब देता है कि उसे टर्सन जंगल में पाया गया था। ये सुनकर जादूगर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ दिन पहले ही वहां से गुजरा था, और कहता है कि वो एक होनहार नायक था। ये बातचीत सुनकर हमारा नायक खाना रोक देता है और गहरी सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि उस खतरनाक जंगल में रहने वाला राक्षस कितना ताकतवर होगा। उसका दोस्त टिप्पणी करता है कि मारिन शायद बस ये सोच रहा है कि वो उस राक्षस को भी कैसे खा सकता है। फिर वो उसे आवाज देती है और पूछती है कि उसने शुरू में राक्षसों को खाना क्यों शुरू किया था। शूरवीर चुपचाप उन्हें देखता रहता है, मानो किसी बहुत अहम याद को याद कर रहा हो। फिर कहानी 3 महीने पहले दक्षिण के एक छोटे से गांव में लौट जाती है। वहां लोग इकट्ठा होकर सड़क पर लाल सुअर जैसे एक राक्षस के आ जाने से रुकी हुई गाड़ियों पर चर्चा कर रहे थे। गांव का एक आदमी टूटी फूटी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ऐसी हालत में सफर करना नामुमकिन है। तभी एक आदमी गांव में पहुंचता है जिसकी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, जिससे साफ पता चलता है कि रास्ता कितना खतरनाक हो चुका है। इस वजह से कोई भी गांव से बाहर नहीं जा पा रहा था और सभी लोग असमंजस में थे। एक बूढ़ा आदमी दुखी होकर कहता है कि अब वो रास्ता बंद होने के कारण अपने बेटे से मिल भी नहीं पाएगा। वहीं 2 व्यापारी चिंता में पड़े होते हैं, क्योंकि किसी कुलीन व्यक्ति को सामान पहुंचाने की तय तारीख नजदीक आ रही होती है। उनमें से एक तो पूरी तरह घबरा जाता है। अगर डिलीवरी देर हुई तो उन्हें अपने ग्राहक के सामने भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उसी समय एक आदमी अपनी गाड़ी के ऊपर से चिल्लाकर कहता है कि वे अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो नायक से रूखेपन से कहता है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं और शूरवीर को किसी और सवारी का इंतजाम करने का आदेश देता है। ये देखकर एक व्यापारी अपने साथी का ध्यान उस हेलमेट पहने योद्धा की ओर दिलाता है। वो कहता है कि वो थोड़ा जर्जर जरूर लगता है, लेकिन साथ ही बेहद ताकतवर भी दिखाई देता है। दूसरा आदमी तभी एक शानदार विचार सोचता है और तय करता है कि वे उस शूरवीर को अपने साथ सुरक्षा के लिए रखेंगे। वो कहता है कि वे जितने भी यात्री मिल सके सबको इकट्ठा करेंगे और नायक से थोड़ी देर रुकने को कहते हैं। मोहम्मद नाम का व्यापारी अपना परिचय देता है और फिर नायक से उसका नाम पूछता है। गाड़ी में शांति से लेटा हुआ वो युवक अपना नाम मारिन ग्लेस बताता है। दूसरा आदमी सोचता है कि उसमें कुछ अजीब सा है और शक करता है कि कहीं वो कोई भगोड़ा सैनिक तो नहीं, लेकिन मोहम्मद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो रास्ते के राक्षसों से निपट सकता है। नायक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर दृश्य एक अंधेरे जंगल में कट हो जाता है, जहां निराशा से भरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है। कोई सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ और जमीन पर पड़े एक बुरी तरह कटे हुए हाथ को देखता है। तभी वो जंगल में बेरहमी से मारे गए एक नायक का शव देखता है।
ये भयानक दृश्य देखकर वो युवक सिहर उठता है और डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए पीछे देखता है। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो परछाइयों से एक विशाल जीव को अपनी ओर आते हुए देखता है। डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और ठान लेता है कि वो इस जंगल से जिंदा बाहर निकलेगा। जब वो अडौरा पहुंचने के बारे में सोच रहा होता है, तभी लाल आंखों वाली एक रहस्यमयी परछाई उसे दूर से देख रही होती है। वर्तमान में वापस आते हुए मोहम्मद मारिन को जगाता है और माफी मांगता है। उसे ये एहसास नहीं होता कि वो सो रहा था। नायक कहता है कि कोई बात नहीं और व्यापारी बताता है कि वे बस आपस में बातें कर रहे थे। वे अपनी अपनी मंजिलों के बारे में चर्चा करते हैं और मोहम्मद शूरवीर से पूछता है कि वो अडौरा क्यों जा रहा है। मारिन जवाब देता है कि वो लंबे समय बाद सेंट राय अनाथालय में अपने परिवार से मिलने जा रहा है। तभी ब्रॉनी नस्ल का एक और यात्री नायक का लेवल पूछता है और कहता है कि वो काफी ताकतवर दिखता है। वो समझाता है कि किसी व्यक्ति की ताकत उसके लेवल से आकी जाती है, जिसे स्टेटस विंडो में देखा जा सकता है। गर्व से वो अपना लेवल 23 दिखाता है और मारिन से भी अपना लेवल देखने को कहता है। तब शूरवीर अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलता है और उसमें उसका लेवल 95 दिखाई देता है। उस बेहिसाब ऊंचे नंबर को देखकर दोनों आदमी हैरानी से पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तभी अचानक गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक जाती है और चालक चिल्लाकर कहता है कि राक्षस आ गया है। उसी पल कोई बेहद विशाल चीज उनकी ओर दौड़ती हुई आती है, धूल का गुबार उठाती हुई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करती हुई। अगले ही क्षण उनके सामने भयानक लाल सुअर प्रकट होता है, जिसके शरीर से डरावना क्रोध फूट रहा होता है। वो अपने नुकीले दांत दिखाता है और उसकी कई आंखें नफरत से भरी हुई होती हैं। दल का ताकतवर आदमी जोर से चिल्लाता है कि सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नायक पहले ही लाल सुअर के ठीक सामने खड़ा होता है। मारिन को वो जीव थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो सोचता है कि आखिरकार ये सिर्फ एक लाल सुअर ही तो है। वो अपनी जांच पड़ताल की कौशल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस राक्षस का लेवल 62 है। ये जानकर नायक तय करता है कि ये विरोधी एक छोटे से परीक्षण के लिए बिल्कुल सही है। शूरवीर अपनी तलवार निकालता है और शांत कदमों से उस दैत्य की ओर बढ़ता है। समूह का मजबूत आदमी ये देखकर सन्न रह जाता है कि वो अकेले ही राक्षस की ओर बढ़ रहा है। घबराकर वो चिल्लाता है कि क्या वो पागल हो गया है और मरना चाहता है, लेकिन मारिन उसकी चेतावनी अनसुनी कर देता है और दौड़ते हुए लाल सुअर के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। राक्षस जोर से दहाड़ता है और हमला करने को तैयार होता है, लेकिन नायक बस सही पल का इंतजार करता है। अगले ही क्षण एक ही झटके में शूरवीर अपनी तलवार को जोरदार ऊपर की ओर घुमाता है। लाल सुअर उसी पल दो हिस्सों में कट जाता है। उसके टुकड़े चारों ओर उड़ जाते हैं। नायक सहजता से जमीन पर उतरता है, जबकि राक्षस के दो हिस्से उसके पीछे आकर गिरते हैं। मारिन खुद थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, मानो अपने ही विनाशकारी वार के नतीजे से चकित हो। उस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर बाकी सभी यात्री आश्चर्य से चीख उठते हैं। यहां तक कि मारिन भी कुछ पल के लिए बोल नहीं पाता, ये सोचते हुए कि क्या सच में ये सब उसी ने किया। लेवल में इतना फर्क होने के बावजूद वो कभी नहीं सोच सकता था कि एक ही वार इतना भारी नुकसान पहुंचा देगा। ब्रॉनी आदमी उसे पकड़कर चिल्लाता है कि ये कितना जबरदस्त था कि उसने उस दैत्य को बीच से चीर दिया। फिर वो पूछता है कि क्या मारिन कोई एल्फ है या बीस्टमैन, क्योंकि वो इंसान जैसा नहीं लगता। बाकी सभी यात्री बस स्तब्ध होकर उस शूरवीर को देखते रह जाते हैं। बड़ा आदमी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि ऐसी ताकत दिखाने के बाद उसे जरूर खाना चाहिए। वो सबको खाने के लिए बुलाता है, लेकिन नायक बस अपनी ही हथेली को गहराई से देखते हुए सोच में डूबा रहता है। उस रात बाद में सब लोग डेरा डालते हैं और आग के चारों ओर बैठकर खाना खाते हैं। दो लोग मारिन के बारे में बात करते हैं। उन्हें यह अजीब लगता है कि वो हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखता है और इतनी सस्ती किस्म का सामान पहनता है। उनमें से एक मजाक में कहता है कि शायद उसकी पुरानी तलवार कोई दैवीय खजाना हो और लड़की उससे जाकर पूछने को कहती है। फिर वो लड़की मारिन को पुकारती है, लेकिन देखती है कि वो अपनी जगह पर नहीं है। वो और उसका एक साथी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शूरवीर तो अभी यहीं था। अचानक दोनों बगल की ओर देखते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मारिन लाल सुअर के विशाल शव को घसीटते हुए शिविर की ओर ला रहा होता है। लड़की गुस्से में चिल्लाकर उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों ले आया, और वो शांत सा जवाब देता है कि उसे कुछ मांस चाहिए था। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और शूरवीर को आदेश देती है कि वो उस घिनौने जीव को वापस वहीं ले जाकर फेंक आए जहां से वो उसे उठा लाया था। कुछ देर बाद सब लोग आग पर बनाए गए एक साधारण सी सूप खा रहे होते हैं। एक गंजा आदमी शिकायत करता है कि उसकी भूखी मर गई है और कहता है कि कभी भी राक्षसों को खाने की मेज तक नहीं लाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर नायक थोड़ा असहज महसूस करता है और उसका चेहरा कुछ उदास सा हो जाता है। फिर भी वह चम्मच को अपने हेलमेट की ओर ले जाकर उनके बनाए सूप को चखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह सूप चखता है, उसकी प्रतिक्रिया अजीब हो जाती है, मानो उसका गला घुट रहा हो।
एक और एडवेंचरर कहता है कि सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मारिन को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी एक सुनहरे बालों वाली महिला उसे डांटते हुए कहती है कि रास्ते में सफर करने वालों के लिए ये बढ़िया खाना है। शूरवीर की हालत देखकर वह उससे पूछती है कि क्या वह सच में पहले उस चीज को खाना चाहता था। वह आगे जोड़ती है कि घिनौना होने के अलावा वह राक्षस जहरीला भी हो सकता था। वह समझाती है कि नियम यही है, राक्षस से सिर्फ जरूरत का हिस्सा लिया जाए और बाकी को तुरंत जला दिया जाए। तीरंदाज कहता है कि वह भी अडोरा जा रहा है, इसलिए मारिन को पसंद ना होने पर भी खाना चाहिए। तभी कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह राक्षस के शव को जला नहीं पा रहे होते। मशाल लगाने पर भी राक्षस का शरीर आग नहीं पकड़ता। ये देखकर तीरंदाजा आगे बढ़ती है और उनसे हटने को कहती है, ये कहते हुए कि अब वह खुद संभालेगी। नायक उलझन में पड़ जाता है, सोचता है कि आग जलाने के लिए उन्होंने तीरंदाजा को क्यों बुलाया। अचानक वह लड़की तत्वीय जादू का उपयोग करते हुए अपने हाथ में आग का गोला बुला लेती है। फिर वह मंत्र लाल सुअर के शव पर फेंकती है, जो तुरंत धधक उठता है। ये देखकर नायक काफी हैरान हो जाता है, उसे ऐसी क्षमता की उम्मीद नहीं थी। एक साथी टिप्पणी करता है कि जादू कितना उपयोगी है, और महिला सहमति में कहती है कि इसे सीखना आसान है। लड़की अपने हाथ को देखती है और अपनी अग्नि जादू की शक्ति को निहारती है। तभी मारिन उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वह मैजिक टावर से है, जिससे वह उलझन में पड़ जाती है। मारिन समझाता है कि ज्यादातर जादूगर वहीं से आते हैं, लेकिन वह चिड़चिड़ेपन से जवाब देती है कि वह एक तीरंदाज है। वह बताती है कि गैर जादूगर भी ये कर सकते हैं, बस इसे सीखने में लगभग 3 साल लगते हैं। शूरवीर कहता है कि बुनियादी जादू तो साहसी लोगों के लिए आम बात है, और पूछता है कि वह किस युग से है। ये सुनते ही वह उसे कंधे से पकड़ती है और क्षितिज की ओर इशारा करती है ताकि उसे कुछ दिखा सके। पहाड़ी की चोटी से वह रात में टिमटिमाती शहर की रोशनियां दिखाती है। उस दृश्य को देखकर नायक स्तब्ध रह जाता है। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उसे एहसास होता है कि ये सड़क की बत्तियों के रूप में इस्तेमाल होने वाले जादुई पत्थर हैं, और वह भीतर तक प्रभावित हो जाता है। लड़की बताती है कि देहात में यह दुर्लभ है, लेकिन शहरों में काफी आम है। वह यह भी जोड़ती है कि आजकल तो बच्चों के खिलौने भी जादू से चलते हैं। मेरिट दूर से शहर को देखते हुए सोचता है कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि उसके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। आग के पास बैठे एक आदमी को भुनते मांस की खुशबू आती है, और वह काश करता है कि यह सुअर का मांस होता। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि दिन भर की मेहनत के बाद यह ठंडी बियर के साथ एकदम परफेक्ट होता। इस बीच नायक चुपचाप आग में जलते राक्षस के शव को देखता रहता है। अगले दिन वे आखिरकार अडोरा पहुंच जाते हैं और मारिन को उसकी अमूल्य मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यापारी शूरवीर का हाथ मिलाकर उसकी सुरक्षा के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। लेकिन हमारा नायक बस गंभीर और शांत चेहरे के साथ सबका धन्यवाद करता है। शूरवीर को जाते हुए देखकर व्यापारी सोचने लगते हैं कि क्या उसने सच में पूरे सफर में कुछ भी नहीं खाया। उनमें से एक को याद आता है कि वो युवक जो भी खाता था सब उलट देता था और आखिर में सिर्फ पानी ही पी पाता था। उन्हें चिंता होती है कि कहीं ये किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है, और शायद इसी कारण वो कभी अपना हेलमेट नहीं उतारता। मोहम्मद कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सिक्कों की एक थैली आगे बढ़ाता है, लेकिन मारिन कहता है कि यह सौदे का हिस्सा नहीं था। वो आदमी जोर देता है कि ये उसकी तरफ से बस एक छोटी सी भेंट है, और विदा लेते हुए भुगतान वहीं छोड़ जाता है। जब नायक कपड़े की थैली खोलता है तो पाता है कि वो सिक्कों से नहीं बल्कि आलूओं से भरी हुई है। वो उस अनपेक्षित तोहफे को चुपचाप देखता रहता है और उसका चेहरा कुछ भावुक सा हो जाता है। इसके बाद शूरवीर पास ही सो रहे एक आदमी के पास वे आलू छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि बहुत कुछ घट चुका है, लेकिन आखिरकार वो अपने गृहनगर लौट आया है। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसे महसूस होता है कि शहरी दृश्य उसकी यादों से काफी अलग हो चुका है। तभी उसकी नज़र एक चहल पहल वाली बेकरी पर पड़ती है और वो उस जगह को पहचान लेता है। वहीं से उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मंजिल अब बस अगले मोड़ पर ही है। वो जगह जिसे उसने बचपन से ही अपना सच्चा और प्यारा घर माना था। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, रिया का अनाथालय, जहां वो अपने परिवार के साथ पला बढ़ा था। लेकिन वहां पहुंचकर वो एक खिलौनों की दुकान देखता है और पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। उसे लगता है कि शायद वो गलत मोड़ पर आ गया है, मगर उसे पूरा भरोसा है कि अनाथालय यहीं था। तभी दुकान से एक आदमी बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या शूरवीर को किसी मदद की जरूरत है। नायक बताता है कि यहाँ सेंट रिया का अनाथालय हुआ करता था और पूछता है कि वो अब कहाँ गया। दुकान का मालिक जवाब देता है कि वो दूसरा मालिक है और उसने कभी ऐसी किसी जगह का नाम नहीं सुना। मारिन जोर देकर कहता है कि अनाथालय यहीं था, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता है। उसी समय पास बैठे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो नायक से उस जगह के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसने खुद तो कभी उसे नहीं देखा, लेकिन सुना है कि बहुत पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। शूरवीर पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो बुजुर्ग एक पुरानी अफवाह याद करते हुए कहता है। फिर वो खुलासा करता है कि वो अनाथालय आग में जलकर नष्ट हो गया था। ये सुनकर नायक स्तब्ध रह जाता है।
पता चलता है कि एक भयानक और हिंसक ड्रैगन हमले के दौरान सब कुछ तबाह हो गया था। दृश्य उसकी एक याद में बदल जाता है, एक ऐसी नीरस जिंदगी की जिसमें ना कोई सपना था ना कोई खुशी। उस खालीपन में उसे बस एक ही चीज याद आती है, खाने की मेज की गर्माहट। वो गर्माहट जो उसके परिवार से आती थी, जो उससे बहुत पहले ही दुखद रूप से बिछुड़ गया था। और इस तरह बेहद त्रासद ढंग से उसकी पहली छोटी सी जिंदगी का अंत हो गया। वो अचानक जागता है और अपनी आंखों के सामने मछलियों का एक खिलौना झूलता हुआ देखता है। सोचता है कि छत इतनी उजली क्यों है। तभी दो बच्चे झुककर उसकी ओर देखते हैं और उत्साह से चिल्लाते हैं कि बच्चा आखिरकार जाग गया है। उनमें से एक अपनी बहन को बुलाने दौड़ जाता है, जबकि दूसरा नवजात को देखकर मुस्कुराता रहता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी आखिरी याद तो एक घातक दुर्घटना की थी। उसी पल कोई पास आता है और लड़कों से शोर न करने को कहता है, वरना बच्चा डर जाएगा। फिर कोई उसे बहुत कोमलता से उठाकर हवा में थाम लेता है। मुस्कुराती हुई एक नन उसे खुले दिल से गले लगाती है और प्यार से पूछती है कि क्या वो ठीक से सोया। वो उससे कहती है कि आज से ये बच्चा अनाथालय के परिवार का हिस्सा है। यही उसकी इस नई दुनिया की पहली याद थी, उस परिवार की गर्माहट जिसे वो पहले ही खो चुका था। एक और स्मृति में हम देखते हैं कि अनाथालय को दान के रूप में सिक्कों की एक थैली दी जा रही है। अब वयस्क हो चुका नायक वो धन आगे बढ़ाता है, लेकिन नन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो चिंता जताती है कि वो अभी अभी लौटा है और फिर से जाने की तैयारी कर रहा है, खुद पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है। हमारा नायक मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाता है कि ये काम आसान है, बस गॉब्लिन्स के एक झुंड को साफ करना है। महिला थोड़ी शांत हो जाती है, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की चिंता बनी रहती है। जाने से पहले वो नन शूरवीर से एक बहुत अहम वादा मांगती है। वो उससे कहती है कि बहुत देर होने से पहले घर लौट आना, और वादा करती है कि वो उसकी पसंदीदा पाई बनाएगी। अंगूठा दिखाते हुए वो युवक वचन देता है कि वो सुरक्षित घर लौटेगा। वर्तमान में लौटते हुए एक नन उसे एक पेड़ के पास ले जाती है और पूछती है कि क्या वही चीज वो ढूंढ रहा था। वो बताती है कि ड्रैगन के हमले में कोई भी जीवित नहीं बचा था, इसलिए मंदिर ने उस जगह को अपने संरक्षण में ले लिया। वो महिला पूछती है कि मृतकों से उसका क्या संबंध था, क्योंकि वहां कभी कोई आने नहीं आता। बिना कुछ कहे नायक शोक और सम्मान के संकेत के रूप में पेड़ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। नन सब समझ जाती है, माफी मांगती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए चुपचाप पीछे हट जाती है। शूरवीर को उसका वादा याद आता है, कैसे उसने उसे भरोसा दिलाया था कि वो जल्दी लौट आएगा। पट्टिका पर हाथ रखते हुए वो सोचता है कि उसने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके हेलमेट के भीतर से एक अकेला आंसू बह निकलता है जब वो सोचता है कि सब कुछ कितना अलग हो सकता था। वो खुद से पूछता है कि अगर वो वहां होता और ड्रैगन से लड़ता तो क्या नतीजा बदल जाता। टूटे दिल के साथ वो मूसलाधार बारिश में घुटनों के बल बैठा रहता है, स्मृति पट्टिका को कसकर पकड़े। मगर वो जानता है कि ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। अब उसके पुराने परिवार की बस यही निशानी बची थी, वो पेड़ और वो स्मारक पट्टिका। दो नन उसे चिंता से देखती रहती है। वो कई दिनों से वहीं बैठा है, जरा भी हिला नहीं है। वे बस अंदाजा ही लगा सकती हैं कि उस रात उसका दर्द कितना गहरा रहा होगा और उसका नुकसान कितना बड़ा है। नायक उसी जगह निश्चल बैठा रहता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। उस पर दया खाकर ननों में से एक उसके पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा रख जाती है। खाना रखकर वो बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। जमीन पर पड़ी रोटी को देखकर नायक आखिरकार हिलता है और उसे अपने हाथ में उठाता है। वो उसे अपने हेलमेट की ओर ले जाकर कुछ खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रोटी चखता है उसके मुंह में भयानक स्वाद भर जाता है और वो उसे बिल्कुल असहनीय लगती है। शूरवीर को अपना श्राप याद आ जाता है। वो कुछ भी खा नहीं सकता क्योंकि हर चीज उसे बेहद खराब स्वाद की लगती है। वो सोचता है कि ऐसा सिर्फ उसी के साथ क्यों होता है जबकि बाकी सब लोग सामान्य रूप से खाना खा पाते हैं। पूरी तरह टूट चुका वो युवक सोचता है कि वो अपनी बुनियादी भूख तक मिटा नहीं सकता। उसने अपना परिवार फिर से खो दिया है और अब उसे जिंदगी में जीने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन तभी एक तेज अनोखी खुशबू उसका ध्यान खींच लेती है। वो मांस की खुशबू नहीं थी। वो खुशबू किसी भी ऐसे खाने से कहीं ज्यादा गहरी और लजीज थी जिसे वो अब तक जानता था। उस महक से नायक के मुंह में अपने आप पानी भराने लगता है। वो खड़ा होता है और कब्रिस्तान छोड़कर उस स्वादिष्ट खुशबू के पीछे चल पड़ता है। उसी सुगंध के सहारे दृढ़ निश्चय भरी निगाहों के साथ वो शहर की गलियों से गुजरता है। वो महक उसे मोहल्ले के घरों के बीच बनी एक अंधेरी सकरी गली में ले जाती है। मोड़ के पीछे से झांकते हुए वो लोगों को बातें करते सुनता है। वे राक्षसों के शव जलाने और जुर्माने के खतरे की चर्चा कर रहे होते हैं। उनमें से एक शिकायत करता है कि अगर कोई इसे साधारण मांस समझकर खा ले तो बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा जवाब देता है कि यह जहरीला नहीं है और अगर इतनी चिंता है तो बस इसे फेंक देना चाहिए।
सामने एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें छोटे छोटे राक्षसों के शव भरे होते हैं और उन्हें जलाया जा रहा होता है। भुनते हुए राक्षसों के मांस को देखकर नायक को वो बेहद स्वादिष्ट लगता है। वो अचानक वहां से दौड़ पड़ता है और वो महिला सोच में पड़ जाती है कि क्या उन्होंने इतना सब पहले ही जला दिया। कुछ देर बाद वो उदास और टूटे हुए मन के साथ फिर से कब्रिस्तान के पेड़ के पास लौट आता है। जमीन पर बैठकर शूरवीर अपनी तेज छुरी निकालता है और काम में लग जाता है। राक्षस का मांस हाथ में लेकर वो एक पल उसे ध्यान से देखता है, फिर एक कौर लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो भुने हुए मांस में अपने दांत गड़ा देता है। जैसे ही उसका स्वाद उसकी जुबान को छूता है, स्वाद का एक जबरदस्त विस्फोट उसे भीतर तक हिला देता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और नायक पहली बार कहता है कि यह सचमुच बेहद स्वादिष्ट है। ये स्वाद उसकी पूरी जिंदगी में चखे गए हर खाने से बेहतर था। मांस में हल्की सी जली हुई लेकिन गहरी उमामी जैसी स्वाद था, जो उसके स्वाद बोध के लिए एकदम सही था। हर कौर के साथ रस उसके दांतों के बीच फूट पड़ता है। ये उन सभी भोजनों को फीका कर देता है जिन्हें वो पहले निगल भी नहीं पाया था। ये ऐसा स्वाद था जो उसके गले से उतरते ही उसकी आदिम प्रवृत्तियों को जगा देता है। उसी समय जब वो मांस खा रहा होता है, उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान उभर आता है। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द उठता है और वो निशान चमकने लगता है। अगले ही पल नायक जमीन पर गिर पड़ता है, पीड़ा में तड़पते हुए, ये समझे बिना कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके हेलमेट के भीतर से आंसू बहने लगते हैं जब वो दर्द और शोक के मिले जुले भाव में सिसकता है। वो अपने परिवार से माफी मांगता है कि वही अकेला बच पाया। अपराध बोध से दबा होने के बावजूद वो युवक तय करता है कि वो फिर भी जीना चाहता है। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और ऐलान करता है कि वो इंसान की तरह जीना चाहता है और स्वादिष्ट चीजें खाना चाहता है। शूरवीर खुश होना चाहता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या वो सच में इस इच्छा का हकदार है। तभी बादल छटते हैं और सूरज की रोशनी कब्रिस्तान पर फैल जाती है। माहौल में उम्मीद की एक किरण भर जाती है। उसी पल एक हरा पत्ता हवा में लहराता हुआ नीचे आता है और धीरे से उसके हेलमेट पर आ गिरता है। एक चमकता हुआ हाथ प्रकट होता है और उसके घाव को छूता है, मानो उसका दर्द शांत करना चाहता हो। अपने हाथ पर हुए इस अचानक और रहस्यमय स्पर्श से नायक चौंक जाता है। अगले ही क्षण वो हाथ गायब हो जाता है और जहां निशान था वहां बस एक हरा पत्ता रह जाता है। पेड़ के सामने बैठा हुआ शूरवीर अब कुछ हद तक शांति पा चुका लगता है। वो आंखों में नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देखता है। मुंह पर अभी भी खाने के दाग लगे हुए थे, लेकिन लगता था कि उसने आखिरकार अपनी नई राह को स्वीकार कर लिया है। युवक फिर अपनी ढाल और थैला उठाता है और आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो उस पेड़ को विदा कहते हुए कहता है कि अब उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस बार नायक मन ही मन कसम खाता है कि वो घर लौटने में देर नहीं करेगा। वो शहर की पत्थरों से बनी सड़क पर कदम रखता है, अपनी यात्रा का पहला कदम। और इसी के साथ शुरू होती है हमारे राक्षसों को खाने वाले नायक की गुप्त स्वाद भरी जिंदगी। अडोरा के ठीक बीचों बीच हेक्सलम एडवेंचर्स गिल्ड की एक भव्य और ऊंची मीनार खड़ी है। हर साहसी अपनी यात्रा की शुरुआत इसी प्रसिद्ध संस्था से करता है। ये गिल्ड काल कोठरियों की खोज से लेकर राक्षसों के सफाये तक हर तरह के काम संभालती है। यही नहीं, ये हर पंजीकृत एडवेंचरर का प्रबंधन भी करती है। लेकिन इसमें शामिल होना हर किसी के बस की बात नहीं। पंजीकरण के लिए ताकत की परीक्षा देनी होती है, जिसमें एक प्रशिक्षण गोलेम के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत से एडवेंचरर इस चुनौती को आजमाते हैं, मगर सभी सफल नहीं हो पाते। तभी एक हुड पहने एल्फ आगे बढ़ता है, अपनी बारी के लिए तैयार होकर। गोलेम अपनी जगह ले लेता है, उसकी छाती पर निशाना चमक रहा होता है, नए चुनौती देने वाले के वार के लिए तैयार। युवा एल्फ पूरी तरह ध्यान लगाता है और पूरी ताकत के साथ घूंसा घुमाता है। उसके एकाग्र चेहरे के साथ हरे हुड के नीचे से झांकते उसके नुकीले कान दिखाई देते हैं। वार का स्कोर 5312 आता है और उसी पल वो दिन का रिकॉर्ड टूट जाता है। एल्फ खुशी से जश्न मनाता है, उसकी अप्रत्याशित ताकत ने सबको चौंका दिया होता है। भीड़ में लोग चर्चा करने लगते हैं कि उसने पहला स्थान हासिल कर लिया है, यहां तक कि एक विशालकाय योद्धा को भी पीछे छोड़ दिया। सब सोचने लगते हैं कि इतना शक्तिशाली नया आदमी आखिर आया कहां से। एक और एडवेंचरर उसे बधाई देने और टीम बनाने के इरादे से पास आता है, लेकिन एल्फ उसके इस बेझिझक प्रस्ताव से साफ झुंझला जाता है। उसी बीच नायक दखल देता है, मगर एल्फ गुस्से में चिल्लाता है कि उसे इस तरह छुआ ना जाए। हमारा नायक सिर खुजलाते हुए थोड़ी शर्मिंदगी से माफी मांगता है। तभी अचानक एक चूहे जैसी शक्ल का अधिकारी प्रकट होता है और मारिन को डांटता है कि उसने अब तक परीक्षा क्यों नहीं दी। कर्मचारी झुंझलाकर आह भरता है, लेकिन शूरवीर भरोसा दिलाता है कि वो ये परीक्षा आसानी से पास कर सकता है। एल्फ हमारे नायक की ओर दोस्ताना मुस्कान और सौम्य भाव से देखता है। वो सलाह देता है कि परीक्षा देने से पहले थोड़ा ढीला हो जाए। युवक समझाता है कि अगर शूरवीर बहुत तनाव में होगा तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि हमवतन लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और ये कहकर नायक से विदा लेता है। मारिन उलझन में पड़ जाता है, सोचता है कि उसने वो अजीब सा शब्द क्यों कहा।
उसी बीच डालिया नाम की एक एल्फ रिसेप्शनिस्ट उस नए भर्ती का स्वागत करती है जिसने अभी परीक्षा पास की थी। सुनहरे बालों वाला वो युवक उसे हाथ हिलाकर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है। वो उसे पहले स्थान के लिए बधाई देती है, मगर वो इसे मामूली बात कहकर टाल देता है। रिसेप्शनिस्ट फिर उस युवा एल्फ को आधिकारिक एडवेंचरर प्रमाण पत्र सौंपती है। ये देखकर वो चौंक जाता है कि दिन का सबसे ऊंचा स्कोर पाने के बावजूद उसकी रैंक सिर्फ डी है। वो समझाती है कि रैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि साबित किया हुआ अनुभव भी चाहिए, और वो कुछ ज्यादा ही उतावला लग रहा है। बिना समय गवाए एल्फ तुरंत एक मिशन मांगता है। रिसेप्शनिस्ट बोर्ड पर नजर डालती है और दो बिल्कुल सही विकल्प ढूंढ निकालती है, एक दमन मिशन और एक संग्रह मिशन। एल्फ को दिए गए विकल्प कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते और वो साफ तौर पर झुंझलाया हुआ दिखता है। फिर भी वो दोनों मिशन लेने का फैसला कर लेता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये काम अकेले नहीं किए जा सकते, इसके लिए एक समूह जरूरी है। वो समझाती है कि वो डंजन काफी समय से साफ नहीं हुआ है, इसलिए वहां राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए नियम है कि रैंक डी के सभी साहसी इस मिशन को पार्टी में ही पूरा करेंगे। अब मजबूर होकर डालिया चारों ओर चिड़चिड़ी नजर से देखता है, ये सोचते हुए कि साथी कहां से मिलेंगे। पास ही एक भारी भरकम आदमी जोर से बेहुदा हंसी हंसता है, जबकि एक और साहसी बिल्कुल ऊब चुका लगता है, मानो उसके पास करने को कुछ भी ना हो। डालिया सोचता है कि ऐसी जगह पर वो आखिर किसके साथ टीम बनाए। तभी अचानक कुछ बेहद भारी चीज तेजी से उड़ती हुई आती है और सीधे गिल्ड के काउंटर से जा टकराती है। जोरदार धमाके से पूरा हॉल गूंज उठता है। सुनहरे बालों वाला एल्फ इस अचानक हुए विस्फोट से सन्न रह जाता है। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उछलकर उसकी ओर आता है, जो बाल बाल उसे छूने से रह जाता है। रिसेप्शनिस्ट घबराकर चिल्लाती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है, कहीं कोई घायल तो नहीं हुआ। डालिया कहता है कि वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ है ये समझ नहीं पा रहा। तभी सबकी नज़र टूटे फूटे काउंटर के बीच फर्श पर पड़े ट्रेनिंग गोलम पर जाती है। एल्फ को यकीन ही नहीं होता कि 1 टन वजनी गोलम इस तरह उड़कर यहाँ आ सकता है। धूल के बैठते ही दीवार में बने एक विशाल छेद के बीच से नायक दिखाई देता है। वो गिरे हुए गोलम की ओर इशारा करता है और थोड़ा शर्मिंदा सा लगता है। शूरवीर गहरी झुककर बार बार माफी मांगता है कि उससे इतना नुकसान हो गया। रिसेप्शनिस्ट उसे आश्वस्त करती है कि कोई घायल नहीं हुआ, इसलिए सब ठीक है और उसने किसी तरह की धोखाधड़ी भी नहीं की। वहां मौजूद एक आदमी हैरानी से कहता है कि उसने इतने सालों में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। नायक नुकसान की भरपाई करने की पेशकश करता है और रिसेप्शनिस्ट हिसाब लगाना शुरू कर देती है। वो दीवार की मरम्मत, टूटा हुआ फर्नीचर, गोलम की कीमत और हुए व्यापार का नुकसान सब गिनाती है। फिर मुस्कुराते हुए वो बिल आगे बढ़ाती है, 2 सोने के सिक्के और 30 चांदी। मारिन अपनी थैली देखता है और पाता है कि वो पूरी तरह खाली है। वो भुगतान की आखिरी तारीख पूछता है तो वो कहती है कि वो अपनी सुविधा से चुका सकता है, लेकिन फिर हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ चेतावनी देती है कि अगर उसने ज्यादा देर की तो गिल्ड कानूनी कार्यवाही करेगी। अब एक आधिकारिक साहसी बनने के साथ साथ उसे ये भारी कर्ज चुकाने के लिए काम भी करना होगा। उसी समय एल्फ आगे बढ़ता है और टीम बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिससे नायक चौंक जाता है। आंख मारते हुए वो कहता है कि मुश्किल वक्त में अपने जैसे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शूरवीर उलझन में पड़ जाता है कि ये एल्फ अचानक उसके साथ क्यों काम करना चाहता है। अपनी जांच कौशल का इस्तेमाल करके वो देखता है कि डैली एक लेवल 36 का एल्फ तीरंदाज है। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज समझाता है कि वे दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन मारिन अब भी उसकी इतनी सहज दयालुता से सतर्क रहता है। रिसेप्शनिस्ट टिप्पणी करती है कि उनकी क्लास का मेल इस मिशन के लिए बिल्कुल सही है। एक योद्धा और एक तीरंदाज। गिल्ड की कर्मचारी को लगता है कि ये जोड़ी काम के लिए आदर्श है। हालांकि नायक को इस जल्दबाजी में बनी टीम पर थोड़ा संदेह होता है, लेकिन एल्फ याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे का परिचय भी नहीं कराया है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। नायक को यह सब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे जानना है कि उसे अपना कर्ज जितनी जल्दी हो सके चुकाना ही होगा। रिसेप्शनिस्ट की उम्मीद भरी मुस्कान देखकर उस पर दबाव महसूस होता है और वो समझ जाता है कि उसे ये प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। इसलिए मारिन उसका हाथ थाम लेता है और अपने नए साथी से अपना परिचय देता है। डालिया मुस्कुराता है और कहता है कि उनकी पहली साझा मिशन में उन्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। नायक वैसे तो पार्टियों से बचना चाहता था, लेकिन वो मान लेता है कि ये एल्फ काफी सक्षम लगता है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट घोषणा करती है कि टीम को गिल्ड में सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन तभी अचानक एल्फ अपना हाथ झटके से पीछे खींच लेता है, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। नायक पूछता है कि क्या हुआ, तो सुनहरे बालों वाला तीरंदाज घबराकर पूछता है, क्या वो सच में इंसान है? डालिया चौड़ी और डरी हुई आंखों के साथ वही सवाल दोहराता है। उसका चेहरा आतंक से भर जाता है। दृश्य फिर एक जंगल में बदल जाता है, जहां मारिन ध्यान से एक नक्शा देख रहा होता है। आखिरकार वे अपने मिशन की शुरुआत के लिए गारवेल डंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। डालिया बड़बड़ाता है कि उसका साथी बस डंगन के सामने खड़ा है। वो कहता है कि उसे इंसानों के साथ टीम बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें एक भद्दी प्रजाति कहता है। नायक सोचता है कि एल्फ लंबे, सुंदर और बहुत लंबी उम्र जीते हैं। वो जानता है कि कभी उन्हें गुलाम भी बनाया गया था, इसी वजह से इंसानों के साथ उनका इतिहास काफी जटिल रहा है। लेकिन उसे याद आता है कि गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। डंगन से गहरी अंधेरी आभा निकल रही होती है, मगर शूरवीर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।
दोनों उस ढांचे के भीतर प्रवेश करते हैं, जो भीतर से डरावने किले जैसा लगता है। चारों ओर गर्गोयल्स की मूर्तियां लगी होती हैं। नायक कहता है कि डंगन के अंदर का माहौल किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता है। तभी उसकी नजर कुछ उड़ते हुए राक्षसों पर पड़ती है और वो सोचता है कि शायद यही उनके लक्ष्य हैं। वे ग्रेमलिन होते हैं जिनका लेवल 18 है और जो बड़े होकर गर्गोयल में बदल जाते हैं। दालिया इंसान से रास्ते से हटने को कहता है और सख्ती से आदेश देता है कि वो मिशन में जरा भी दखल न दे। नायक मुड़कर चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, जिससे एल्फ उलझन में पड़ जाता है। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज चिल्लाता है कि उसे नजरअंदाज मत करो। नायक अपने व्यवहार का कारण बताता है। दालिया उसे बदतमीज कहता है तो मारिन शांत स्वर में जवाब देता है कि वो 100 साल से भी ज्यादा उम्र का है। ये सुनकर एल्फ पूरी तरह सन्न रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। नायक सुझाव देता है कि वे एक दूसरे के रास्ते में ना आए और अपने अपने काम पर ध्यान दें। वो फिर आगे बढ़ता है, लेकिन तीरंदाज उसे पहले तैयारी करने को कहता है। शूरवीर समझाता है कि तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेमलिन कमजोर होते हैं। दाली चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या इस इंसान ने उसके आंकड़े देख लिए हैं और क्या वो सच में उससे ज्यादा ताकतवर है। गुस्से में वो उंगली उठाकर आरोप लगाता है कि नायक ने बिना अनुमति उसकी जानकारी झांकी है। तभी एक ग्रेमलिन तेजी से उड़ता हुआ पास से गुजरता है। उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा होता है और उसकी बड़ी सी जीभ बाहर लटक रही होती है। दालिया अब भी चिल्लाता रहता है कि बिना इजाजत जानकारी चुराना शिष्टाचार के खिलाफ है। वो शूरवीर को बेशर्म कहता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अचानक उनमें से एक राक्षस उस पर झपट्टा मारता है, अपने विशाल मुंह से हमला करता हुआ। मारिन उसे चेतावनी देता है कि आवाज नीची रखे, क्योंकि ये एक बुनियादी डंगन है। और फिर एक ही तेज और सटीक वार में नायक कई ग्रेमलिन्स को एक साथ ढेर कर देता है।